और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में हम कुछ खास कमोडिटी पर बातचीत करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड बॉन्ड को लेकर कि गोल्ड बॉन्ड में आपको क्या करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही खाने के तेल के इंपोर्ट को लेकर जो आंकड़े आए हैं उससे क्या बदल रही है, क्या चीज़ें बदल रही है, क्या जो ओवरऑल जो एडिबल ऑयल का मिक्स है उसमें बदलाव हो रहा है, क्या सोया तेल पर फोकस अब बढ़ता जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही स्पाइसेस को लेकर एक अहम रिपोर्ट है, ग्राउंड की वो रिपोर्ट है, जो राजस्थानी स्पाइसेस एसोसिएशन की वो रिपोर्ट है, उस पर भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने साथ वीबी मेहता जी को जोड़ते हैं, ईडी है सीके। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। पाम तेल का इंपोर्ट सर अब धीरे धीरे कम होने लगा है रिकॉर्ड इंपोर्ट के बाद, क्या लग रहा है, क्या ट्रेंड ये क्या बता रहा है? सोया तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी, पाम तेल के इंपोर्ट में गिरावट, क्या रिफाइनिंग मार्जिन की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या निगेटिव रिफाइनिंग मार्जिन की वजह से रिफाइनर्स को अब सोया तेल ज्यादा पसंद आ रहा है? क्या कहेंगे सर आप इस पे? बेसिकली ओवरऑल इंपोर्ट कम हुआ है, दैट्स ट्रू, बट पाम में अगर हम देखें आरबीडी ओलिन का इंपोर्ट बढ़ रहा है। आज लैंडेड कॉस्ट ऑफ आरबीडी पामोलिन एंड सीपीओ, द डिफरेंस इज अबाउट $35, जो आज से 2 महीने पहले $20 था। उसके वजह से आज ज्यादा ज्यादा आरबीडी ओलिन आ रहा है, और आरबीडी ओलिन आने से क्या हो रहा है, जो आज जो हमारे जो मैन्युफैक्चर था, रिफाइनर थे, वो रिफाइनिंग की जगह पे रेडीमेड आरबीडी ओलिन लेके पैक करने लगे। तो रिफाइनर बिकम द पैकर। ये बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है कि हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी अनयूटिलाइज हो रही है और फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है। हमने बार बार गवर्नमेंट को लिखा था कि भाई जो डिफरेंस है, ड्यूटी डिफरेंस बिटवीन 8.75% का सीपीओ और आरबीडी ओलिन का, वो बढ़ा के कम से कम 15% करना चाहिए, ताकि फिनिश प्रोडक्ट आए कम। या तो आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, जो पहले 3 साल पहले रिस्ट्रिक्ट आइटम में आरबीडी ओलिन डाला था, आइदर यू पुट इन द रिस्ट्रिक्टेड आइटम और increase the duty difference so that we have more CPO that help with the value addition, employment और हम जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं उसमें भी वो चले। Yes, जी जी, अब सनफ्लावर ऑयल की बात करते हैं सर, इसमें भी गिरावट आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या जो फ्रेट कॉस्ट बढ़े हैं, जो रेड सी को लेकर जो चिंता है, उस वजह से ये कम हो रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो देखिए, इंपोर्ट कम हुआ है पर सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सप्लाई इनफ है। आज स्टॉक भी अपने पास 27 लाख टन का स्टॉक है, और उसमें कंज्यूमर इज मोस्ट हैप्पी, ही इज गेटिंग द ऑयल मच चीपर। 1 साल 1.5 साल पहले के जो बात थी और आज देखे तो कंज्यूमर सबसे खुश है। मगर साथ में सोयाबीन और मस्टर्ड एमएसपी के नीचे चला गया है, और अभी जो मस्टर्ड का क्रॉप आ रहा है, और रिपोर्ट ऐसा है कि 100 लाख हेक्टेयर में मस्टर्ड लगाया, जो लास्ट में 97.5 था, 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। और अब तक का जो रिपोर्ट है, वेदर कंडीसिव रहा है, बारिश भी बीच बीच में हो गई, और तो उसकी वजह से आप बम्पर मस्टर्ड क्रॉप कर रहा है, पैदा करेंगे। मे भी 120-125 लाख टन आज इस साल पहुंच जाएंगे। तो क्या हम ये मस्टर्ड को संभाल सकेंगे? कैरी फॉरवर्ड भी है, क्योंकि किसान को दाम नहीं मिल रहा है। आज एमएसपी के साथ में दाम है, तो इसके लिए वो भी सोचेगा कि अगले साल मस्टर्ड बोए, या तो गेहूं में चले जाए या तो दूसरे में चले जाए। तो चिंता का विषय गवर्नमेंट को हमने बार बार बताया कि भाई आप जो भी एमएसपी डिक्लेयर करें उससे 10-15% ऊपर रेट में आप किसान को मिलना चाहिए, ताकि उनका इंसेंटिव रहे। हम ये साल भी बजट में भी बताया, आप जो ऑयल सीड के लिए पूरा प्रोग्राम दिया है, उसमें भी यही बात हम बार बार गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि जो भी आप करें, मॉनेटरी बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए, उसको 2 पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, तो ही आप आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर किसान को पैसा नहीं मिल रहा है सही, तो दूसरी जगह पे चला जाएगा। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि खाने के तेल के मार्केट को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह से इंपोर्ट में अब धीरे धीरे कमी आ रही है। हालांकि सोया तेल का जो इंपोर्ट है उसमें जनवरी के महीने में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो इंपोर्ट है वो कम हुए हैं। वो एक घरेलू बाजार में जो किसान जो अच्छे भाव की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन चलिए, इस वक्त अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सीपीआई के नंबर आ गए, रिटेल महंगाई के नंबर आ गए हैं, वो
5.69% से घटकर 5.1% पे आ गया है। ये एक अच्छी राहत की खबर है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गरिमा कपूर हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डेटा आईआईपी के नंबर भी आपको बता दें। देखिए, दिसंबर आईआईपी के नंबर जो वो है 3.8% आई हैं। महंगाई जनवरी में सीपीआई महंगाई 5.69% से घटकर 5.1% हो गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। वहीं खाने पीने की महंगाई में भी कमी आई है, ये करीब 9.5% से घटकर 8.25% के आसपास आ गई है। हमारे साथ गरिमा कपूर जी है। गरिमा जी, क्या लग रहा है? सबसे पहले महंगाई के आंकड़ों को देखकर बताइए। ओवरऑल महंगाई के नंबर भी कम हुए हैं, खाने पीने की महंगाई, कोर इन्फ्लेशन आ रहा है, जिसका अंदेशा यही है कि प्राइसिंग पावर इकोनॉमी में इतनी स्ट्रांग नहीं है और अभी भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है वो भी अभी तक इन्फ्लेशन या फिर प्राइसेस को इम्पैक्ट नहीं इतना कर रहे हैं। तो ब्रॉड बेसिस में देखेंगे तो ये नंबर विल बी वेरी मच इन लाइन विद आरबीआई's एस्टिमेट्स और एक्सपेक्टेशन। मुझे नहीं लगता इस नंबर को लेकर एनी आउटकम इन टर्म्स ऑफ रेट डिसीजन काफी बदलेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी से लेके एटलीस्ट इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आरबीआई होल्ड पर ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आईआईपी के नंबर्स को देख के आप क्या कह रही है? आपका टेक इस पे क्या है? दिसंबर में आईआईपी जो के ग्रोथ के जो नंबर्स आए हैं वो 3.8% रहे हैं, और इसमें क्या इसका ट्रेंड कैसा दिख रहा है आगे? क्या आगे यहाँ पे और सुधार की संभावना दिख रही है आपको? देखिए, आईआईपी के नंबर्स जनरली बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आज के डेट में ये सभी लोग जानते हैं कि आईआईपी इज नॉट अ राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मैट्रिसेस इन द इकोनॉमी। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली इस मंथ के नंबर के रिलीज की बात करूं तो एक्सपेक्टेशन मोर और लेस इसी के आसपास थे। हमारे खुद के एक्सपेक्टेशन 290 थे, नंबर अबाउट 100 बेसिस पॉइंट ऊपर आए हैं। दो चीजें इंटरनली, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ इस मंथ में थोड़ा वीक था जिसके कारण नंबर पुल डाउन हुए हैं। आपका बेस इफेक्ट भी थोड़ा हाई था जिसके कारण एक्सपेक्टेशन नंबर के लोअर थे। और दूसरा है पर्टिकुलरली नॉन ड्यूरेबल्स, जो बेसिकली हाल ही में 2-3 महीनों से पोस्ट दिवाली सीजन पर्टिकुलरली वीक रहा है, उसका ट्रेंड भी थोड़ा बहुत ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स का स्ट्रांग नहीं रहा है। आगे चलते वक्त मुझे लगता है ऑन ब्रॉड बेसिस ऑन एन एवरेज ending March, more or less IIT का growth should end close to 4.5%. And most importantly, हमको देखना है कि जो GDP के अंदर का GVA है, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी का, वो कैसे करता है, because that ends up being a better representation of the economy. So broadly मैं कहूँगी numbers will not surprise the policy makers, and जो भी हाल ही में पॉलिसी हुई आरबीआई की, जो भी आउटलुक था, आई थिंक वो आउटलुक आरबीआई बरकरार रखेगी। प्रिया, गरिमा जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या कुछ आगे को लेकर किस तरह के ट्रेंड आपको दिख रहे हैं, स्थिति क्या बदल रही है, इसके बाद आरबीआई का क्या रुख रह सकता है। एक बार फिर से आपको आंकड़े बता दें कि जनवरी सीपीआई 5.69% से घटकर 5.1% हो गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। वहीं खाने पीने की महंगाई 9.5% से घटकर 8.25% के आसपास आ गई है। शहरी महंगाई दर 5.5% से घटकर 5% के नीचे आ चुकी है, और ग्रामीण महंगाई दर करीब 6% से घटकर 5.5% के नीचे है। वही जनवरी कोर महंगाई दर 3.9% से घटकर 3.6% है, और दिसंबर आईआईपी ग्रोथ 5। जिस तरह के फायदे हैं उनको क्या सलाह देंगे? क्या ये मौका है निवेश करने का? विश्व मोहन जी, धन्यवाद। आपने पहले तो मुझे ईटी नाउ पे बुलाया चर्चा करने के लिए, और आज की जो बात कर रहे हैं अपन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की, यह सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए सबसे अच्छा काम रहेगा जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है। उसमें अगर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको ना सिर्फ गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ती है, साथ में उनको 2.5% का ब्याज भी मिल जाता है। तो इसके कारण अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके यहाँ पे आपको डबल फायदा मिल जाता है। सर, अब गोल्ड प्राइसिंग के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है? क्या आगे यहाँ से दाम बढ़ने वाले हैं? कोई भी इन्वेस्टर ये सोच रहा होगा कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे ग्रोथ दिखेगी कि नहीं। ब्याज तो एक पोर्शन है ही, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन के लिए ही आमतौर पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? दाम आगे गोल्ड के बढ़ने वाले हैं, प्राइस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? विश्व मोहन जी, अगर आपने देखा रहेगा कि गोल्ड की जो रेट है इंडिया से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं।
और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड का जो रेट है वो अभी 2000 क्रॉस करके ऊपर आया है। 2000 क्रॉस करके 2200 2300 हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर। और आपको गोल्ड की जो रेट है वो कम से कम 68,000 से लेकर 72,000 तक गोल्ड के रेट एंड ऑफ द ईयर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर अपन इस बॉन्ड के टेन्योर की बात करते हैं, तकरीबन 8 साल का टेन्योर होता है, लेकिन आप ये बॉन्ड कभी भी खरीद कर कभी भी बेच सकते हो। लेकिन मैं अगर ये पूरे के पूरे टेन्योर की बात करूंगा तो मैं आपको यहाँ पे बताना सर्वे करवाया था, उसका लमसम पिछले साल से डेढ़ ही विजय यही है। लमसम पिछले साल लमसम 8 लाख हेक्टेयर में थी, इस बार लमसम 12 लाख हेक्टेयर में जीरे की सोइंग है। नए फसल को लेकर भी, उत्पादन को लेकर भी आप लोगों ने कुछ अनुमान जारी किए हैं, या अभी आपको लग रहा है कि मौसम की वजह से अभी इनिशियली इस तरह के आंकड़े देना अभी सही नहीं रहेगा, मुनासिब नहीं रहेगा? हालांकि चूंकि आंकड़े, हालांकि हमारी राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्काइस की तरफ से तो आंकड़े नहीं दिए गए। उसका कारण था अभी भी हमारी क्रॉप आने में कम से कम 1 से सवा महीना बाकी है, तो इसलिए हमने इसमें खाली एक ये रिपोर्ट दी। लेकिन चूंकि वहाँ एक फंडामेंटल पैनल बैठा था, उन सब ने आपस में डिस्कस करके निकाला था कि अभी तक जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी है और कोई मेजर नुकसान नहीं। इलाके जैसे बाड़मेर है, उन इलाकों में कुछ छुटपुट नुकसान है, बाकी कोई मेजर नुकसान वाली बात नहीं लगी। और ऐसा लग रहा है लमसम जो डाटा निकल के आया, लमसम 1 करोड़ बोरी के लमसम क्रॉप आने की जीरे की उम्मीद है सर। करोड़ बोरी जीरे की फसल की उम्मीद है। धनिया की बात कर लेते हैं सर। धनिया दूसरी तरफ अगर एमपी छोड़ दे तो बाकी जो स्टेट्स है, जो मेजर स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे तो कमजोर खेती दिख रही, रकबा कम दिख रहा है। क्या उत्पादन भी इसी हिसाब से कम होगा? सबसे मेजर कम धनिया में सर गुजरात का उत्पादन कम आ रहा है। गुजरात अगर अपन समझे तो 50% से भी लमसम कम आ रहा है गुजरात का। और बाकी राजस्थान तो थोड़ा फिर भी इतना कम नहीं है, और एमपी अच्छा लग रहा है, एमपी में ज्यादा कम नहीं है। ऑल ओवर मैं मानता हूँ धनिया की क्रॉप है जो पिछले साल के मुकाबले 55% ही आएगी। और भाव के हिसाब से बताइए, धनिया और जीरा आपको क्या पसंद आ रहा है खरीदारी के लिए? सर अभी जैसे वहां पर हमारे जो डिस्कस हुआ, जीरे की क्रॉप बहुत अच्छी है, अभी तक इसमें कोई मेजर नुकसान नहीं है। जब 1 महीना जब तक सही साथ निकल गए तो जीरा बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा मतलब इसमें जीरे में तेजी नहीं है। अगर स्टॉक के लिए आज की डेट में जो निकल के वहां आया तो कहीं घटे तो धनिया लेने की बात ही आई सर। ओके, एक रेंज बता दीजिए जीरे का। एक मीडिया से हमने बातचीत की थी अमित गोयल से, जो पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनसे पूरे नॉन एग्री मार्केट पर उनकी राय ली, लंबी अवधि के लिए वो क्यों बुलिश है गोल्ड में, क्यों इतने बड़े टारगेट दे रहे हैं, आइए समझ लेते हैं। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं बुलियन मार्केट को लेकर, एनर्जी मार्केट को लेकर, बेस मेटल्स के मार्केट को लेकर। किस तरह का नजरिया आपको रखना चाहिए, पोजिशनली आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या रणनीति बनानी है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अमित गोयल साहब हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेस 360 से। शुक्रिया अमित जी, आप आए हमारे स्टूडियो, हमारे ऑफिस दफ्तर में आए हैं। शुरुआत गोल्ड से करेंगे। गोल्ड को लेकर काफ़ी अनिश्चितताएं हैं। एक तरफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न तो हैं ही, दूसरी तरफ फेड के अधिकारियों के और फेड चेयरमैन के जो बयान आ रहे हैं उससे चीज़ें साफ नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है किस तरह की चाल इस साल 2024 में बाकी महीने में रहने वाली है? क्या करना चाहिए जो मीडियम टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको? जी विश्वमोहन जी, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड का आधार केवल फेड रेट कट्स नहीं है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को जो है मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं, जिसमें फेड रेट कट के अलावा जो है यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं, डॉलर इंडेक्स है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स कैसा कर रही हैं, यूएस इकोनॉमी कैसा कर रही है, बाकी रेस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी कैसा कर रही है, ये तमाम फैक्टर्स हैं। इन्फ्लेशन रेट्स क्या आ रहे हैं। अगर मैं सारी चीज़ों को अगर मैं मिला के लेके चलूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि पहला फेड रेट कट चाहे मई में आए और चाहे जुलाई में आए, गोल्ड में हम लोग एक ब्रेकआउट के बहुत ही करीब हैं। हम एक सीमा रेखा पर पहुंच चुके हैं जहां से एक बहुत बड़ा जो है गोल्ड का ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है। कम से कम अगर आप समय की बात करें तो हो सकता है अगले 4 हफ्ते में हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हो सकता है अगले 3 महीने या 4 महीने लग जाएं।
उससे ज़्यादा नहीं लगता है। मार्केट बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, वो केवल ये नहीं देख रही है कि फेड का रेट कट क्या होगा, मार्केट बहुत सारे तमाम फैक्टर्स को मिलाकर फिर आगे जो है चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में आप मान के चलें जब भी ब्रेकआउट होगा तो $2200 का टारगेट सबसे पहला होगा और इसी साल के अंत से पहले हमें $2400 पर आउंस का भाव देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं और भी आगे की बात करूं तो आप मान के चलें अगले आने वाले 2-3 साल गोल्ड के हैं और ये जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस होने वाला है। ओके, यानी पहला टारगेट कॉमिक्स का $2200, फिर आगे $2400 भी देखेंगे और 2-3 सालों में तो गोल्ड में जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद करें। सर, एमसीएक्स में घरेलू बाजार के जो हमारे ट्रेडर होंगे, निवेशक होंगे, वो एमसीएक्स में यहाँ के घरेलू बाजार में भाव जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की तेजी दिख रही, तो वो भाव बता दीजिए टारगेट के हिसाब से। जी, तो देखिए 72 से लेकर 74,000 का भाव आपको देखने को मिलना चाहिए और उसमें कॉमेक्स गोल्ड के अलावा एक और फैक्टर आता है यूएसडी आईएनआर। और मेरा ऐसा मानना है कि डॉलर आईएनआर में जो कि अभी तकरीबन आप सभी जानते हैं कि 83 के जो है वो करीब चल रहा है, इसमें भी जो है साल का ख़त्म होने से पहले 85 या 86 का भाव आ सकता है। तो कुल मिलाकर 72 से लेके 74,000 जो है एमसीएक्स का प्राइस बनना चाहिए इस साल में और आने वाले समय में हमें लगता है आने वाले 2 से लेके 3 साल में हमें 1.25 लाख या इवन 1.5 लाख का भाव भी मिलना चाहिए। यानी काफ़ी बुलिश है गोल्ड को लेकर, इनको लग रहा है 72 से 74,000 भी इस साल के लेवल दिख सकते हैं और फिर लाख के ऊपर की भी बात हो रही है, लेकिन लंबी अवधि में। चांदी को लेकर क्या व्यू है, क्योंकि गोल्ड जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं, लेकिन पहले हाफ में नहीं, सेकेंड हाफ जो रहने वाला है, एक बार गोल्ड जब नया रिकॉर्ड बना लेगा फिर चांदी चलनी शुरू होगी और जो ड्राइव करेगी चांदी की कीमतों को वो है इंडस्ट्रियल डिमांड, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर ग्रीन एनर्जी पे फोकस हो और ज्वेलरी डिमांड भी हो। और इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया है कि ज्वेलरी, क्योंकि ये पुअर मैन गोल्ड भी कहा जाता है। क्या लग रहा है आपको, चांदी की चाल आपके नज़र में कैसी है? विश्व मोहन जी, हम चांदी पे भी बुलिश हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि चांदी जो है वो भी आने वाले टाइम में काफ़ी ऊपर जाने वाली है और चांदी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को। मुझे ध्यान है आप ही के प्रोग्राम पे हम रिपीटेडली कहते आए हैं, पहली बार जब हमने बोला था तो उस टाइम 78 का गोल्ड सिल्वर रेशियो था और हमने कहा था कि ये आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ेगा। अब वही गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 90 के भी ऊपर आ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि चांदी के इतने मेजर अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये ज़रूर होगा कि शुरू में जब गोल्ड वहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा, वो स्लो डाउन है वहाँ पे दिख रहा है जनवरी के महीने में, और 2025 तक के लिए भी आउटलुक आ गया है ईआईए की तरफ से कि जो दिसंबर में जो उत्पादन हो गया उसको सरपास कर पाना मुश्किल है। किस तरह की चाल रहेगी, क्या दायरा देख रहे हैं क्रूड में? जी, क्रूड में देखिए अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, कुछ उसको नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं। अगर मैं ऊपर के फैक्टर्स की बात करूं तो सऊदी अरेबिया ने अभी भी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि शेल प्रोडक्शन बढ़ी है पिछले 2 साल में, मगर उसके बावजूद अभी भी सऊदी अरेबिया और रशिया का एक काफ़ी मजबूत जो है वो कंट्रोल बना हुआ है क्रूड प्राइस पे और वो किसी भी हालत में इसको $60 के नीचे जो है वो नहीं जाने देंगे। वो एब्सोल्यूट एक बेयर मिनिमम, आप एक बॉटम लेवल बोल सकते हैं, मगर मेरा अंदाज़ा है कि वो लेवल भी नहीं आएगा। फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो $67-68 के नीचे मुझे क्रूड नहीं दिखता है। मगर क्रूड में और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं। एक तरफ शेल प्रोडक्शन बढ़ी है मगर अब प्लेटो कर रही है, दूसरी तरफ वर्ल्ड जो है एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ जा रहा है। अगला फैक्टर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मोमेंटम है वो पूरे वर्ल्ड में थोड़ा स्लो पड़ रहा है, जैसा कि आपने तमाम खबरें देखी होंगी पिछले 2 महीनों में, तो ये भी एक तरीके से क्रूड के लिए पॉजिटिव है। अगला फैक्टर जियोपॉलिटिकल जो है वो सिचुएशन बड़ी डायनामिक है और बड़ी वॉलेटाइल है और आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो है ये अभी कोई ईजी जो है इसका कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं मिलने वाला है। तमाम फैक्टर्स को जब मैं मिलाकर जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में $68, अगर मैं WTI की बात करूं, और ब्रेंट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन कोई $72 नीचे में, ऊपर में WTI आप मान के चलिए $80 और ब्रेंट जो है $84। ये एक ब्रॉडली एक रेंज दिख रही है, इसी में जो है वो मूव करता रहेगा क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं, कोई ऊपर खींच रहा है कोई नीचे खींच रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड में इस टाइम कोई 25 या 30% की कोई चाल आने वाली है। मुझे लगता है कि नीचे में भी आप जो है 10, 12, 15, 13% देख सकते हैं, ऊपर में भी 10, 12, 13% उस
ओके, यानी दोनों तरफ कच्चे तेल का जो मूव होगा ना 10% से ज्यादा नहीं दिख रहा है। अमित गोयल साहब थे, चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट थे, पेज 360 थे। चलिए कमोडिटी विशेष को यहीं से समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।